नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सूरत की अदालत द्वारा मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन अगर राहुल गांधी को उच्च अदालत से भी राहत नहीं मिलती है तो उनकी संसद की सदस्यता पर तलवार लटक सकती है। आरपीए एक्ट के प्रावधान के मुताबिक भ्रष्टाचार और एनडीपीएस में दोषी करार देना ही संसद की सदस्यता रद्द करने के लिए काफी है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा के बाद कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक टिप्पणियां आ रही हैं, जिसमें सबसे ताजा टिप्पणी कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी की है। सिंघवी ने कांग्रेस और राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की नीति बिल्कुल साफ रही है और वे जितना मर्जी डराने की कोशिश कर लें, पर राहुल गांधी डरेंगे नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे मानहानि के मामले में कहा कि मानहानि के विषय में मूल सिद्धांत है कि आपको एक स्पष्ट विषय में मानहानि करनी पड़ती है और ऐसा कुछ भी राहुल गांधी के मामले में नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता ने कोर्ट के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालत दोषी ठहराए जाने के बाद सजा देने में समय लेती है, पर राहुल गांधी को 15 मिनट में सजा सुना दी गई और उसमें भी सबसे अधिक 2 साल के लिए। सिंघवी ने इस मामले को ऊपरी अदालत में ले जाने की बात भी कही है। आने वाले राज्य और अगले साल के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने आज 4 नए प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा की है। इन नामों में लोकसभा सांसद सीपी जोशी को राजस्थान और ओबीसी नेता सम्राट चौधरी को बिहार की कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व राज्य मंत्री मनमोहन समल को ओडिशा की और मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली की कमान सौंपी है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो इस बदलाव की वजह प्रदेश अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म होना बताई जा रही है। हाल ही में हुए त्रिपुरा चुनावों के बाद एक बार फिर से त्रिपुरा स्पीकर के चुनाव से पहले राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में टिपरा मोथा पार्टी के मुखिया प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि उनकी पार्टी के अलग राज्य यानी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग पर बातचीत के लिए केंद्र की तरफ से वार्ताकार की नियुक्ति का आश्वासन दिया गया है। सूत्रों की माने तो आज देव वर्मा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली आकर अमित शाह से इस मसले पर बातचीत करेंगे। माना जा रहा था कि सीपीएम, कांग्रेस और टिपरा मोथा मिलकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए भाजपा के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, लेकिन अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि टिपरा मोथा अपना हाथ पीछे खींच सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में कोर्ट में माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि मेरा बयान राजनीतिक था। राहुल गांधी ने अदालत में कहा कि मैंने एक राजनीतिक नेता की हैसियत से बयान दिया था। उन्होंने कहा कि करप्शन पर बोलना मेरी जिम्मेदारी है और मैंने अपना फर्ज निभाया है। राहुल ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मुझे कोर्ट की दया नहीं चाहिए। वहीं इस मामले में गुजरात की सूरत की जिला कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई और कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर महात्मा गांधी का प्रसिद्ध कथन लिखा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। आपको बता दें कि सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम से जुड़े बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दोषी करार दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने आईपीसी के सेक्शन 504 के तहत गांधी को दोषी करार दिया, जो कि शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। बता दें कि फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। वे आज सुबह ही सूरत पहुंचे थे। गौरतलब है कि राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनके उस बयान को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। 2019 में मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर दर्ज मामले में राहुल गांधी को सूरत की जिला कोर्ट द्वारा दोषी करार देने और 2 साल की सजा सुनाने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उससे केवल कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता है। कांग्रेस के नेताओं ने ही बताया है कि राहुल के रवैये से सब खराब हो गया, पार्टी डूब रही है। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मैं भी मोदी हूं। मैंने राहुल गांधी के बयान को सुनने पर अपमानित महसूस किया था। मैंने भी राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा पटना के कोर्ट में दर्ज कराया है। मुझे उम्मीद है कि पटना के कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा और मैं अदालत के इस फैसले का स्वागत करता हूं। इसके अलावा बीजेपी सांसद
विनोद सोनकर ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को और राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। जब हम लोग कह रहे थे कि देश से माफी मांगो, राहुल गांधी ने देशद्रोहियों जैसा अपराध किया था। अब तो कोर्ट भी उनको दोषी ठहरा चुकी है। इसलिए कांग्रेस के लोगों को और राहुल गांधी को देश के साथ साथ सबसे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर राजनीति करने का कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है। अब तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरनेम का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी के सरनेम को लेकर किए गए कमेंट के मामले में कोर्ट के फैसले के बाद कई नेता राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये न्यू इंडिया है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे तो ईडी, सीबीआई, पुलिस, एफआईआर सबसे लाद दिए जाओगे। राहुल गांधी को भी सच बोलने की, तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करने की सजा मिल रही है। उन्होंने कहा कि देश का कानून राहुल गांधी को अपील का अवसर देता है। वे इस अधिकार का प्रयोग करेंगे और हम डरने वाले नहीं हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज न्यायपालिका पर दबाव है। राहुल गांधी की जो टिप्पणी है, ऐसी राजनीतिक टिप्पणी चलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियां अटल, आडवाणी ने पता नहीं कितनी की होंगी, लेकिन पहले इस तरह से मामला दर्ज नहीं होता था। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में सही फैसला होगा। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल के समर्थन में कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन करना, जनता को सच बताना हमारा काम है। लेकिन है जो तानाशाही सरकार है, ये ना तो लोकतंत्र को मानती है और ना ही सदन में चर्चा चाहती है। ये लोग संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस निर्णय से असहमत हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। कोलकाता में हाल ही में हुई ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद एक बार फिर तृणमूल प्रमुख ने भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात के रूप में देखा जा रहा है और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तीसरे मोर्चे में ममता बनर्जी नवीन पटनायक का साथ चाहती हैं। गौरतलब है कि ममता बनर्जी का कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी से और महीने के अंत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिलने का कार्यक्रम है। ममता बनर्जी ने इससे पहले दिल्ली में सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच दूरियों के बाद ममता अब अन्य दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति का रुख बदलना चाह रही है और हिंदुत्व की पार्टी के नाम से पहचान बनाने वाली पार्टी अब हिंदू वोट्स के साथ साथ मुस्लिम वोट्स पर भी फोकस बना रही है। बीजेपी अपनी इस कदम पर अलग अलग रणनीतियों से काम कर रही है और उसके तहत प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कई संदेशों को एक किताब के रूप में मुस्लिम समुदाय के बीच पहुंचाएगी। 150 पन्नों की इस किताब में प्रधानमंत्री के मन की बात के हर संदेश को उर्दू में लिखकर बांटा जाएगा। माना जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 14 हारी हुई सीटों पर ध्यान देने के लिए ये रणनीति अपनाई जा रही है। पार्टी ईद के बाद पश्चिमी यूपी के कई जिलों में स्नेह सूफी सम्मेलन का भी आयोजन करेगी, जिसके जरिए मुस्लिम जाट, मुस्लिम गुर्जर जैसी बिरादरियों को लुभाने की कोशिश की जाएगी। आने वाले लोकसभा चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल और उसकी व्यवहार्यता को लेकर आज शरद पवार के घर विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इसमें दिग्विजय सिंह, प्रफुल्ल पटेल, डी राजा, रामगोपाल यादव, अनिल देसाई, कपिल सिब्बल और जेडीयू से अनिल हेगड़े का नाम शामिल है। बैठक के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि रिमोट ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। लगभग सर्वसम्मति से रिमोट ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने पर असहमति जताई गई थी और उन्हें प्रदर्शन करने की भी अनुमति नहीं दी गई थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि ईवीएम को लेकर संदेह बना हुआ है और पहले से विपरीत वे अब ये भी मानते हैं कि यह एक स्टैंड अलोन मशीन नहीं है, क्योंकि उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह इंटरनेट के माध्यम से डाला जाता है। इसी के साथ दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले माना जाता था कि इसमें एक बार प्रोग्राम करने योग्य चिप है, लेकिन अब वे स्वीकार करते हैं कि इसमें कई प्रोग्रामेबल चिप हैं। लंदन में दिए गए भाषण पर अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा है। सदन में चल रहे हंगामे के बीच पीयूष गोयल ने राहुल गांधी से उनके भाषण के लिए देश से माफी मांगने को कहा और उन्हें देश और संसद को बदनाम करने के लिए जिम्मेदार बताया।
इससे पहले मंगलवार को भी पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर अपनी गैर जिम्मेदार टिप्पणियों और निराधार आरोपों से संसद को बाधित करने का आरोप भी लगाया था। गौरतलब है कि पीयूष गोयल का ये बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अडानी मामले पर बातचीत और जेपीसी जांच की मांग करने के बाद आया है। देश में दोबारा तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सचिव राजेश भूषण ने चिंता जताई और कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। मीडिया से रूबरू होते हुए भूषण ने कहा कि दुनिया में अब भी हर रोज 93,977 मामले आ रहे हैं और दुनिया के देशों में कोरोना की छठी लहर तक आई है, जब तक भारत में हमने सिर्फ तीसरी लहर देखी है। आगे जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सचिव ने बताया कि भारत में रोजाना औसतन 996 मामले रिपोर्ट हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट 0.09% से बढ़कर 1% हो गया है। बता दें, सबसे ज्यादा मामले दर्ज करने वाले राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, हिमाचल, तमिलनाडु, दिल्ली और राजस्थान शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के बाद अब मणिपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की जानकारी के हिसाब से रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई है। बता दें, हाल ही में दिल्ली एनसीआर में 6.6 की तीव्रता से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र अफगानिस्तान में था। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में लगाए गए पोस्टर्स को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए बुधवार को पुलिस की कार्रवाई का जिक्र करते हुए मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पीएम मोदी डर गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि पोस्टरों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मोदी जी इतने डरे हुए क्यों हैं? कोई भी इस पोस्टर को लगा सकता है। इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री, इतना असुरक्षित प्रधानमंत्री। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में तानाशाही शिखर पर पहुंच गई है। आपने ट्वीट किया कि मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है। इस पोस्टर में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जो इसे लगाने पर मोदी जी ने 100 एफआईआर कर दी? पीएम मोदी, आपको शायद पता नहीं, पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एक पोस्टर से इतना डर क्यों? आपको बता दें कि राजधानी के कई इलाकों में दीवारों और खंभों पर प्रधानमंत्री के विरोध में आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस के मुताबिक पोस्टरों में प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं लिखा था, इसलिए कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। 2000 पोस्टर दीवारों से हटाए गए, जबकि 2000 जब्त किए गए हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में से 2 प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं। पुलिस के मुताबिक ऐसे 50,000 पोस्टर छापने का ऑर्डर मिला था और ये पोस्टर शनिवार देर रात और सोमवार सुबह तड़के चिपकाए गए थे। इस मामले में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में 2 एफआईआर हुई और 3 गिरफ्तारी हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई जमानती धाराओं में की है, इसलिए सभी गिरफ्तार लोगों को जमानत मिल गई है। लेऑफ के दौर में अब आईटी सर्विसेज कंपनी एक्सेंचर का नाम भी जुड़ गया है। गुरुवार को एक्सेंचर ने घोषणा करते हुए कहा कि कंपनी में लगभग 19,000 नौकरियों की कटौती की जाएगी और सालाना रेवेन्यू और प्रॉफिट के अनुमान को भी कम करेगी। रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक जहां कंपनी ने पहले 8 से 11% की स्थानीय मुद्रा में सालाना रेवेन्यू ग्रोथ के अनुमान को कम करके 8 से 10% कर दिया है। बता दें, इससे पहले आर्थिक मंदी के चलते अमेजॉन ने 9,000 और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने 11,000 नौकरियों में कटौती की घोषणा की थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।